दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसने ना जाने कितने परिवारों को प्रभावित किया है। आज हम बात करेंगे नशे की प्रॉब्लम के बारे में कि नशा जो है कैसे हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पे असर डालता है, कैसे इसका इलाज संभव है ताकि मरीज़ की मदद की जा सके और उसको इससे बाहर निकाला जा सके। देखो, नशे कई प्रकार के होते हैं, है ना। कुछ नशे तो हम आम अक्सर सुनते हैं, जैसे शराब का नशा हो गया, तंबाकू का हो गया या भांग गांजे का हो गया। इसके अलावा कुछ हार्ड नशे हैं, जैसे कोकेन हो गया, हेरोइन हो गई, स्मैक हो गया, है ना। इसके अलावा जो है आजकल टेक्नोलॉजी के नशे हैं, है ना, जैसे मोबाइल की एडिक्शन हो गई या इंटरनेट की एडिक्शन जिसे हम कहते हैं, या फिर जो पॉर्न एडिक्शन जैसे हो गई, है ना। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। नशा हम तब कहते हैं जब इसका इस्तेमाल हम दिन में बार बार करने का मन करता है। जब ये चीज़ नहीं मिलती है हमें, तो हमें जो है उसकी तोड़ महसूस होती है, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो। और उसमें हमारा ज़्यादातर समय गुजर जाता है और व्यक्ति को पता भी होता है इसका मेरा नुकसान हो रहा है, बट पता होते हुए भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि उस चीज़ की तलब ही उसको इतनी लगती है कि उसको अपने आप को रोक पाने में मुश्किल महसूस होती है। नशे के कारण जो है पूरे संसार में हर साल कई लोगों की मौतें होती हैं। भारत में भी ये जो है आप देखते हो, अक्सर सुनते हो, है ना, कि शराब पीने से कईयों का एक्सीडेंट हो जाता है या तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है। ये तो कुछ आम चीज़ें हमने सुनी हैं। इसके अलावा सिर से लेकर पैर तक शायद ही कोई बॉडी का ऑर्गन होगा जिस पे नशे का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है कि जब हम नशा करते हैं, चाहे कोई भी नशा करें, उसमें होता है कि जब ब्रेन में हमारे ना केमिकल्स होते हैं, उसमें डोपामिन नाम का केमिकल सबसे ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है। डोपामिन नाम का केमिकल जो है मन को खुशी देता है, इसे प्लेजर हार्मोन भी कहते हैं। और जो मज़ा जो है नशे के टाइम उस हार्मोन का रिलीज़ होता है, जो मज़ा नशे के टाइम उस हार्मोन का लेवल जो बढ़ता है, वो किसी और चीज़ से उस लेवल का डोपामिन रिलीज़ नहीं होता है। तो फिर इंसान को जब किसी और चीज़ से उतना मज़ा नहीं आता है, तो वो बार बार फिर नशे की हालत में पड़ जाता है, क्योंकि उसे दिमाग को तो मज़ा चाहिए। और जब वो 2-4 बार इसका इस्तेमाल कर लेता है तो दिमाग को आदत पड़ जाती है इसकी। और जब वो दिमाग को वो चीज़ नहीं मिलती है, दिमाग को उतना डोपामिन रिलीज़ नहीं होता है, तो फिर वो बंदे को तोड़ महसूस होती है मानसिक तौर पे। इसके अलावा शारीरिक तौर पे जैसे कुछ नशे हैं, जैसे जब बंदा शराब नहीं पीता है तो उसको घबराहट होने लगती है, कई लोगों के हाथ कांपने लगते हैं, कईयों का मुंह सूखने लगता है। तो कई लोग कहते हैं हमारे से फोकस ही नहीं होता, है ना, घबराहट बढ़ गई है, पैनिक टाइप हो गया है। जैसे बाकी जो नशे हैं, जैसे अफ़ीम का नशा है ना, तो शारीरिक तौर पे किसी को तोड़ महसूस होती है, दर्दें होती हैं बॉडी में। कई पेशेंट तो ऐसे बताते हैं कि इतनी दर्दें होती हैं जैसे कोई हमारी हड्डियाँ तोड़ रहा है। तो अलग अलग नशों में अलग अलग तरह की फिज़िकल सिम्टम्स आ सकते हैं, बट आपको ये समझना है कि नशा एक मानसिक बीमारी है। इसको जैसे हम इसमें क्या होता है, ये क्रॉनिक रिलैप्सिंग रिमिटिंग डिसऑर्डर है। जैसे शुगर की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है ना, ये प्रॉब्लम्स जो हैं क्रॉनिक रिलैप्सिंग रिमिटिंग है। कई बार आपने देखा है कि शुगर की बीमारी में मरीज़ की शुगर की दवाई सेट की जाती है, तो उसको थोड़े दिनों बाद फिर दवाई एडजस्ट करवानी पड़ती है। बीपी की प्रॉब्लम में भी ऐसा ही होता है। इसी तरीके से नशे की प्रॉब्लम जो है क्रॉनिक रिलैप्सिंग रिमिटिंग डिसऑर्डर है। रिलैप्सिंग रिमिटिंग का मतलब ये है कि कई बार होता है कि मरीज़ जो है नशा छोड़ने की कोशिश करता है तो छोड़ देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो कई बीच में गलती कर जाता है। तो हमें इस चीज़ को समझना कि ये बीमारी के कारण है कि उसके मन में क्रेविंग्स इतनी होती हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसको हम कोई करैक्टर का प्रॉब्लम ना समझें या इसको पेशेंट को दोष ना दें, क्योंकि नशे के पेशेंट को हम एक पेशेंट की तरह ही देखें जैसे बाकी मरीज़ों को देखते हैं। क्योंकि अगर हम इसको पेशेंट की तरह देखेंगे तो इसका इलाज करेंगे, और अगर हम इसको करैक्टर की तरफ हम देखेंगे कि पेशेंट का करैक्टर ठीक नहीं है, हम उसको उसके ऊपर गलत आरोप लगाएंगे या उसको दोष देंगे, तो वो हमारे से दूर होता जाएगा। तो आपको ये समझना है कि नशे करने वाला व्यक्ति जो है एक बीमारी से शिकार है, उसको प्यार की ज़रूरत है। जैसे कोई भी इंसान बीमार होता है, उसको परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसी तरह नशे के मरीज़ को भी परिवार की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। साइंस की रिसर्च हमें बताती है कि जिन लोगों के परिवारों ने उनको सपोर्ट किया, वो बहुत आसानी से इस चीज़ से बाहर आ पाए हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब एक बार इन परिवार लोग ट्राई करते हैं और उनको लगता है कि व्यक्ति नशा नहीं छोड़ रहा है, तो परिवार के लोग पेशेंस लूज़ कर जाते हैं और गिव अप कर जाते हैं। उनको लगता है कि हमने 1-2 बार इसको इलाज करा दिया, है ना, हमने सेंटर भी इसको छुड़वा दिया, बट फिर ये बंदा गलतियाँ कर रहा है, हम कितने पैसे इसके ऊपर खर्च करें और क्यों करें, है ना, क्योंकि ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपको ये समझना है कि अगर हम इसके इलाज में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे या इसको इलाज नहीं करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, ये इंसान हमारे परिवार से टूट जाएगा, हमारे परिवार से दूर हो जाएगा, और जो नशे वाले लोग हैं हम उनके संगत में चला जाएगा। तो ऐसे वो फिर मुख्य धारा से दूर हो जाता है।
तो अगर हम इसको समझेंगे कि हाँ ये एक बीमारी है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम उसको इन्वॉल्व करके रखेंगे ट्रीटमेंट में और उसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में उसकी मदद कर पाएंगे। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कि नशे की प्रॉब्लम का इलाज क्या है। देखो इसका इलाज जो है 2 तरीके से होता है। एक तरीके से हम काउंसलिंग करते हैं जिसमें पेशेंट को समझाया जाता है, और दूसरा हम मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन के भी अलग अलग फेजेस होते हैं। एक फ़ेज़ होता है डिटॉक्सिफिकेशन फ़ेज़। डिटॉक्सिफिकेशन फ़ेज़ में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को दवाई देते हैं नशे की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, किस तरह का नशा है उसके अकॉर्डिंग ही दवाई दी जाती है। जैसे मान लो शराब का नशा है तो उसके लिए अलग दवा होगी, जैसे अफीम डोडे या भुक्की या चिट्टे का नशा है तो उसके लिए दवाई अलग होगी। सो नशे की जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग ही दवाई दी जाती है। इसमें क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन फेस में, इसमें हमें पेशेंट के विड्रॉल सिम्टम को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को जब विड्रॉल होगा तभी पेशेंट नशे की तरफ भागता है ना। अगर उसके विड्रॉल को हमने कंट्रोल कर लिया तो उसका फिर मन नहीं करेगा नशे की तरफ जाने में। तो बहुत ज़रूरी है कि इस फेस में हम अपने जो डॉक्टर हैं इस और नशे के जो विड्रॉल सिम्टम को कंट्रोल करने के डॉक्टर होते हैं वो साइकेट्रिस्ट होते हैं, तो अपने किसी भी निकट के साइकेट्रिस्ट के पास जाके इसका इलाज करवाएं ताकि पेशेंट को विड्रॉल ना आए। और एक बार जब विड्रॉल सिम्टम कंट्रोल हो जाते हैं तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकता हूँ, इससे मैं बाहर आ सकता हूँ। क्योंकि अदरवाइज़ अगर नहीं करेंगे तो पेशेंट को तोड़ इतनी पड़ती है कि उसका फिर मन वापस नशे की तरफ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो इसमें विड्रॉल सिम्टम कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो विड्रॉल सिम्टम के बाद अगला फेज़ जो है उसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन फ़ेज़ या रिलैप्स प्रिवेंशन फ़ेज़। इसमें कुछ दवाइयाँ शुरू की जाती हैं जो पेशेंट के नशे की तलब को कंट्रोल करती हैं, जो ब्रेन के क्रेविंग सेंटर्स में काम करके मरीज़ की तलब को कम करती हैं। तो इस तरीके से दवाइयों का काम साथ साथ चलता रहता है। साथ में हमारा फोकस होता है कि पेशेंट को रिहैबिलिटेट किया जाए। उसमें हम पेशेंट को जो उसकी रुचि के अनुसार, जो उसके जो इंटरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार जो काम वो कर सकता है वो करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेशेंट व्यस्त रहे। क्योंकि जो ये देखा गया कि जो लोग खाली ज़्यादा बैठते हैं, फ्री बैठते हैं, उनका मन फिर दोबारा नशा करने की तरफ जाता है। तो इसमें पेशेंट की रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हम काउंसलिंग सेशन में पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, उसका मोटिवेशन बढ़ाते हैं, उसको रियलाइज़ कराया जाता है कि कैसे नशा उसकी लाइफ को प्रभावित कर रहा है। चाहे वो पैसे का नुकसान है, चाहे वो शारीरिक हेल्थ का नुकसान है ना, चाहे वो डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ाने का है या ब्रेन में मेमोरी इश्यूज़ हैं। इसके अलावा परिवार में तनाव बढ़ता है, क्योंकि जिस परिवार में नशा किया जाता है तो ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल लॉस भी होगा, और बाकी लोगों को ये सामने अपने देखते हैं, जब घर के सदस्य देखते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य गलत काम में पड़ा हुआ है तो उनका मन भी दुखता है, उनका भी डिप्रेशन, उनका भी एंजाइटी बढ़ता है। तो नशा करने वाला व्यक्ति सिर्फ खुद प्रभावित नहीं होता, वो पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसके अलावा आप देखते हो कि समाज में जहाँ वो नशे के लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली समाज में उनकी रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है। तो नशे के व्यक्ति को सिर्फ शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे कष्ट नहीं झेलना पड़ता, उसको सामाजिक तौर पे भी कष्ट झेलना पड़ता है। लोग उसकी इज्जत नहीं करते। कोई नशे करने वाला व्यक्ति किसी को पता हो तो उसको वो काम देने को तैयार नहीं होता है ना, उसके ऊपर विश्वास नहीं लोग करते। अक्सर देखा गया इन लोगों को जॉब लेने में या इन लोगों को कोई रेंट पे कोई चीज़ लेनी हो तो उसमें भी दिक्कत आती है। हालांकि इन लोगों में और अच्छी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं कि कोई बंदा बहुत ऑनेस्ट हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ नशे की प्रॉब्लम की वजह से उसकी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो सब पानी में चले जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो हमें ये ध्यान रखें कि कोई भी बंदा जो नशा कर रहा है उसका इलाज संभव है ना, उसको इलाज में एनरोल कराएं, उससे नफ़रत ना करें, है ना। इस चीज़ को बीमारी समझें। जैसे शुगर की बीमारी को हम बीमारी समझते हैं, हार्ट की बीमारी को बीमारी समझते हैं, वैसे नशे की बीमारी को भी एक बीमारी समझ के मरीज़ के इलाज में उसकी मदद की जाए। और अगर फिर भी लगता है कि आपको खुद से नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं या कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप उससे अपनी हेल्प लेने से ना झिझकें। आप पेशेंट को किसी की हेल्प के साथ, जिसकी बात वो सुनता हो, उसको अपने साइकेट्रिस्ट निकट के जो भी साइकेट्रिस्ट है उसके पास लेके आ सकते हैं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट नशे की प्रॉब्लम से डील करने में एक्सपर्ट होते हैं, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने आज डिस्कस किया कि नशे की प्रॉब्लम कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, कैसे उसका इलाज संभव है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज पा डाल सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। या आप हमारे नंबर पर संपर्क करके भी हमारे से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं।